लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लग जाए तो स्टॉक का क्लेम मेरे को कैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, किस तरह से कंप्यूट करना होता है, वो हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया था। पर मेरे को एक बात बताओ, स्टॉक का क्लेम मिलना इज नॉट एनफ। क्योंकि अगर आपके प्रीमाइसिस में आग लग जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप डेफिनेटली उस बिजनेस प्रीमाइसिस में अब आप काम नहीं कर पाओगे। कुछ पॉइंट के लिए आपको अपना बिजनेस शिफ्ट करना होगा कहीं और जगह पे, हाँ या ना। इसका मतलब कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका बिजनेस क्या होगा, हो जाता है हैम्पर, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल सेल नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको शिफ्ट करना होता है, कस्टमर को पता नहीं होता है। आपका एडिशनल खर्चा भी अब लगता है क्योंकि आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, आपको एडवर्टिजमेंट करवाना पड़ता है, ठीक है या नहीं। तो कुछ पॉइंट के लिए आपका बिजनेस हैम्पर होता है। अब आप बोलो कि दीदी इधर बिजनेस हैम्पर हुआ है मतलब इधर मेरे को लॉस होगा, हाँ या ना। क्योंकि हम लोग नॉर्मल सेल नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना। तो इधर तो मेरे को लॉस होगा। क्या इसका भी इंश्योरेंस होता है? जैसे स्टॉक का हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं जिससे कि अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लेम मिल जाएगा। वैसे ही अगर मेरा आग लगने के बाद जैसे बिजनेस तो हैम्पर होता ही है, तो फिर मेरे को लॉस भी होगा, देखी है कि सामने की लॉस कुछ टाइम के लिए होगा, हाँ या ना। तो इसका भी क्या इंश्योरेंस होता है? आंसर हाँ। उसके लिए आपको प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना होगा जिसमें क्या है कि आग लगने के बाद कुछ पॉइंट तक आपका जो भी बिजनेस हैम्पर होगा उसका कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही सीख रहे हैं कि हमारे प्रीमाइसेस में आग लग गया तो कुछ पॉइंट के लिए बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो जितना अपने को नुकसान होगा इस टाइम पे, स्टॉक वाला तो हो चुका है, अब इस पॉइंट पे अपने को जितना भी नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी अपने को कंपेंसेट करेगी, ठीक है। कैसे आप कंप्यूट करोगे वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो चलो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पीरियड में जो भी आपका नुकसान होगा वो आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी पहले आपसे पूछेगी कि बताओ कितना कम सेल कर पाए, वो हमको बताओ, ठीक है। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी में से पूछेगी कि ठीक है आपका बिजनेस हैम्पर हुआ, मेरे को पता है आप कम सेल किए हो, कितना कम सेल किए हो ये बताओ। तो हम लोग उनको बता देंगे कितना हमने कम सेल किया है, ठीक है। अब क्या है कि हमने सेल का तो पॉलिसी नहीं लिया है, हमने तो प्रॉफिट का पॉलिसी लिया है, हाँ या ना। तो हमको पता है कि सेल इंटू जीपी एड कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल इंटू जीपी एड करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ये वो सेल है जो हम नहीं कर पाए तो इतना प्रॉफिट मैंने खो दिया, हाँ या ना। तो ये प्रॉफिट का इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्लेम देगी, क्या ये बात क्लियर? हम लोग ने पॉलिसी प्रॉफिट का लिया है, सेल्स का नहीं, ठीक है या नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले आपसे ये पूछे कि कितना कम सेल किया ये बताओ, तो हम लोग बताएंगे इतना हमने कम सेल किया। पर सेल का तो पॉलिसी नहीं है, प्रॉफिट का पॉलिसी है। तो इंटू जीपी एड करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये इतना सेल है जो हम नहीं कर पाए, तो ये इतना प्रॉफिट है जो हम नहीं अर्न कर पाए, तो ये प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगा, ठीक है। अच्छा मेरे को पता है कि सेल इंटू जीपी करते हैं तो जीपी आता है, हाँ या ना। तो ये क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अच्छा ये लोग ना जीपी एट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंश्योर्ड जीपी एट, क्योंकि इंश्योरेंस चैप्टर है तो ये लोग यहाँ पे इंश्योर्ड जीपी एट यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एक इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इसका पैसा देगा, और क्या से इसका पैसा हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। हम लोग बोलेंगे देखो मेरा बिजनेस हैम्पर हुआ, कहीं और जगह हम शिफ्ट किए, एक तो मेरा सेल नहीं हो पाया, तो जितना हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाए वो आप मेरे को कंपेंसेट करना। फिर सेकंड हम उनको बोलेंगे कि हम लोग अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट किए तो एडिशनल खर्चा लगा, तो उसका भी आप हमको वो भी आप मेरे को क्या करोगे, पैसे कंपेंसेट करोगे, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। देखो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलता है कि तेरा जो जो सेल तुम नहीं कर पाया, जो प्रॉफिट तुम अर्न नहीं कर पाया वो तुम मेरे से मांग रहा है, तेरा कोई एडिशनल खर्चा लगा है वो भी तुम मेरे से मांग रहा है, हाँ या ना। तो अगर तेरा कोई सेविंग हुआ है, कोई खर्चा में तेरा सेविंग हुआ है तो वो मेरे से माइनस करवा देगा। तो इसको सॉल्व करके पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेरा कितना लॉस हुआ है, अकॉर्डिंगली अपने को क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आप फायर ऑकर्ड ऑन 1/5/26, इसको मैं टाइमलाइन बना के समझाती हूँ।
15/15/26 को आग लगा है, ठीक है या नहीं? द कंपनी हैज टेकन आउट प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने प्रॉफिट का पॉलिसी लिया, स्टॉक का नहीं। स्टॉक का लोगे तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड होने पे आपको कंपेंसेशन मिलेगा। आग लगने के बाद जो आपका बिजनेस हैम्पर होता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है, उसके लिए आपको प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होगा। द कंपनी हैज टेकन आउट प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 50,000। पॉलिसी कितने का है? 50,000 का पॉलिसी है, 50,000 का। हैविंग एन इंडिमनिटी पीरियड ऑफ 5 मंथ। देखो, आपका बिजनेस हैम्पर होगा, ठीक है, और अगर आपने प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो जितना भी आपको लॉस होगा इस पीरियड में वो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगा। अब आप बोलोगे कि मैंने प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो अब मेरे को जिंदगी भर इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करे, ऐसे नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेट करेगा। आपका बिजनेस हैम्पर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली कंपेंसेट करेगा, लेकिन कुछ पीरियड तक। उसके बाद भी अगर आपका हुआ है तो वो आपका लुकआउट है, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे देखो, इंडेमनिटी पीरियड कितना है? 5 मंथ, मतलब मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 महीना तक ही कंपेंसेट करेगा। तो इंडेमनिटी पीरियड है 5 मंथ। ओके, द बिजनेस इज डिस्टर्ब्ड अप टू 1 अगस्त 26। हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा 1 अगस्त 26 तक। कितना महीना आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा? 5 पूरा, 6, 7, ठीक है, 3 महीना आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा। तो मेरे को बताओ, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना महीना कंपेंसेट करेगी? देखो, मैक्सिमम 5 महीना कंपेंसेट करेगी, पर एक्चुअल में आप डिस्टर्ब 3 महीना ही रहे, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट भी कितना करेगी? 3 महीना, ठीक है। जैसे एक चीज आप समझना, मान लो कि लॉस आपका 10,000 है, पॉलिसी आपका 20,000 का लिया हुआ है, तो आपको 20,000 वो कंपेंसेट नहीं करेगी। एक्चुअल में लॉस 10,000 का हुआ है तो 10,000 ही कंपेंसेट करेगी। मैक्सिमम 20,000 तक वो करेगी, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू 20,000 है। यहाँ पे वो आपको मैक्सिमम 5 महीना तक कंपेंसेट करेगी, पर आपका नुकसान तो 3 महीना ही हुआ है, 3 महीना ही आप हैम्पर्ड हुए हो, तो वो आपको कंपेंसेट भी 3 महीने का ही करेगी, ठीक है। अगर मान लो आप 6 महीना डिस्टर्ब रहते कोई कारण से, तब वो आपको 5 महीना ही कंपेंसेट करती। लास्ट का जो 1 मंथ था वो लॉस वो आपको बियर करना होता खुद से। ओके, अब आगे देखो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द क्लेम। अपने को नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का दे दिया है। लास्ट ईयर मतलब ये, यहाँ का मेरे को नेट प्रॉफिट दे दिया है 90,000। उसके बाद सेल्स दे दिया है लास्ट ईयर का 5 लाख, सेल्स दे दिया है 5 लाख। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 10,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 10,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है 30,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है 30,000। अच्छा, इंश्योर्ड अगर 10 है तो अनइंश्योर्ड कितना होगा? 20। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीज ऑफ 10% इन द करेंट ईयर सेल। करेंट ईयर में सेल ज्यादा होगा ऐसा ट्रेंड था, ठीक है या नहीं? करेंट ईयर में सेल ज्यादा होगा 10% से, ऐसा ट्रेंड था। ये ट्रेंड हमने कब डिसाइड किया होगा? एंड ऑफ द लास्ट ईयर। एंड ऑफ द लास्ट ईयर में हमने देखा होगा कि आने वाले ईयर में क्या ट्रेंड बनेगा, ठीक है या नहीं? ये डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि क्या ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो एंड ऑफ द लास्ट ईयर में हमने ट्रेंड एस्टिमेट किया और मेरे को समझ में आया कि इस साल हम लोग 10% ज्यादा सेल करेंगे, ठीक है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या है। सेल फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/5/26 टू 1/8/26 42,000। 1/5/26 से 1/8/26 का सेल दे दिया है। कितना है सेल? 42,000। फिर सेल दे दिया है 1/5/25 से 1/8/25।
1525 मतलब 1525 से 1825 मतलब इसी पीरियड का लास्ट ईयर सेल्स दे दिया है, जो कि कितना है 220। ओके। फिर एडिशनल खर्चा लगा है, ये एडिशनल खर्चा कब लगा होगा? यहाँ पे मेरा बिजनेस हैम्पर हुआ है तो यहीं पे एडिशनल खर्चा लगा होगा। कितना? 30,000। फिर सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है 2400। और ये एक और सेल है, ये मैं आपको बाद में लेती हूँ, ठीक है, इसको एक बार आने देते हैं। ओके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सम। मेरा स्टेप वन क्या होगा, इसको पता है कैसे करोगे? स्टेप वाइज आप तोड़ के करना तो आपको बहुत क्लियर रहेगा, ठीक है। देखो, मेरा पहला काम होगा GP8 निकालना, ठीक है। मेरा पहला काम क्या होगा? GP8 निकालना। देखो, एक जो प्रॉफिट मैंने खो दिया उसका पैसा हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। एडिशनल खर्चा जो लगा है उसका पैसा हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। सेविंग्स माइनस हो जाएगा, तब जाके मेरे को एक्चुअल लॉस निकलेगा। अब कितना प्रॉफिट मैंने खो दिया, इसके लिए सबसे पहले मेरे को GP8 चाहिए होगा, ठीक है। तो स्टेप वन क्या होगा? इंश्योर्ड GP8। स्टेप वन होगा इंश्योर्ड GP8 निकालना। ओके, इंश्योर्ड GP8 कैसे निकालेंगे? GP8 आप कैसे निकालते हो? GP/सेल्स इनटू 100, हाँ या ना? ओके। मेरे को एक चीज बताओ, इस पूरे सम में आपको दिख रहा है GP है आपके पास? आपके पास GP नहीं है, आपके पास क्या है? नेट प्रॉफिट। GP8 लिख तो रहे हैं पर क्या आपके पास GP है? नहीं। आपके पास क्या है? नेट प्रॉफिट। तो GP नहीं होगा, GP की जगह हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। क्वेश्चन है कि कौन सा सेल्स दीदी, क्योंकि सब में तो भर भर के सेल है, ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, हाँ या ना? एक और जो यह गया था वो भी सेल, तो कौन सा सेल? जब आप नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का ले रहे हो तो डेफिनेटली सेल भी कौन सा होगा? लास्ट ईयर का। तो इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं कि सेल कौन सा? सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100, ठीक है या नहीं? अब क्योंकि इंश्योर्ड बोला है तो अपने को इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी लेना होगा। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो फॉर्मूला इस तरीके से बना, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। ओके। नेट प्रॉफिट कितना है देखो, नेट प्रॉफिट है 90,000। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 10,000। और सेल ऑफ लास्ट ईयर कितना है? सेल ऑफ लास्ट ईयर है 5 लाख। इंटू 100 सॉल्व करो कितना होगा? 20%, ठीक है। तो GP8 मेरा निकल गया। सेकेंड अपने को क्या निकालना है? कितना हम लोग कम सेल किए ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कितना हमने कम सेल किया है वो डिसाइड करना है। स्टेप टू, शॉर्टफॉल इन सेल्स। ओके। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे कि हमने कितना कम सेल किया है। देखो, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे हम कि इस पीरियड में 3 महीना मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, हमने 42,000 सेल किया है। आपको पता है अगर मेरा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता तो हम कितना करते? इसी पीरियड में लास्ट ईयर मैंने 220 किया था लास्ट ईयर, तो पक्का हम 220 करते। और क्योंकि इस साल तो हम 10% ज्यादा करने वाले थे तो हम 10% और ज्यादा करते। समझ में आया? हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि इस साल मैंने 42 किया है, पर अगर आग नहीं लगता, आपको पता है इसी पीरियड में मैंने 220 किया था पिछले साल, तो अगर आग नहीं लगता तो इस साल हम 220 करते, प्लस हम 10% और करने वाले थे, हाँ यार। तो हम लोग कितना सेल कर लेते अगर आग नहीं लगता? हम लोग 242 का सेल कर लेते हैं, पर क्योंकि आग लग गया तो हम सिर्फ 42 का ही सेल कर पाए। ये 42 क्या है मेरा? एक्चुअल सेल।
और ये 242 क्या है मेरा स्टैंडर्ड सेल। क्या ये बात क्लियर? ओके। ओके। तो अब मेरे को बताओ हम लोग कितना कम सेल किए। अगर आग नहीं लगता तो 220 + 10%, 242 कर लेते हैं। पर एक्चुअल में आग लगने की वजह से हम 42 ही किए। तो हम कितना कम सेल किए, 2 लाख। तो शॉर्टफॉल कितना हो गया, 2 लाख। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालेंगे? 220 + 10%। 220 + 10% तो होगा 242। फिर लिखेंगे एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल है 42। तो शॉर्टफॉल इन सेल्स कितना होगा, माइनस करेंगे 2 लाख। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को इनटू करेंगे तो मेरे को जीपी लॉस पता चल जाएगा, हाँ या ना। कितना हम लोग प्रॉफिट खो दिए वो अब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो स्टेप 3, जीपी लॉस हम लोग निकालेंगे। जीपी लॉस कैसे निकलेगा, शॉर्टफॉल इन सेल इनटू इंश्योर जीपी एट। शॉर्टफॉल इन सेल 2 लाख, जीपी एट 20%। 2 लाख का 20% होगा 40,000। फिर नेक्स्ट हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगेंगे, एक जो मैंने प्रॉफिट खो दिया वो मांगेंगे। देखो आग लगने की वजह से इस बार हम 2 लाख का कम सेल किए। अकॉर्डिंगली 40,000 का प्रॉफिट इस बार हम लोग मिस कर दिए। तो एक ये 40,000 हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, मेरा जो एडिशनल खर्चा लगा है वो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। पर एक बार वेट करो, आपने जितना एडिशनल एक्सपेंस किया है एज इट इज इंश्योरेंस कंपनी अलाउ नहीं करती है। वो लोग, उन लोग का एक क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे वो बताएगी कि वो कितना आपको अलाउ करेगी, ठीक है या नहीं। आपने कितना भी एडिशनल एक्सपेंस किया हो वो एज इट इज वो अलाउ नहीं करेगी। उनका एक क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे वो अलाउ करेगी कि कितना वो कर सकती है आपको अलाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस निकालना। स्टेप 4, एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस हम लोग निकालेंगे। इसमें 3 पॉइंट होगा और जो भी छोटा होगा उतना ही आपको इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करेगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। पहला पॉइंट है कि आपका एक्चुअल में कितना एडिशनल एक्सपेंस लगा वो आप बताओ। एक्चुअल में हमारा एडिशनल एक्सपेंस कितना लगा है, 30,000। तो हम लोग लिखेंगे 30,000। पहला पॉइंट सिंपल है, आपका एक्चुअल में कितना खर्चा लगा वो बताओ। तो एक्चुअल में हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वो आपको बोलेगी कि आप कितना सेल्स कर पाए इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से। देखो ये बात तो सही है कि अगर आप एडिशनल एक्सपेंस करोगे तभी आप सेल कर पाए होंगे, हाँ या ना। तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछेगी कि कितना आप सेल्स कर पाए इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से, वो आप मेरे को बताओ। पर सेल्स का यहाँ पे काम नहीं, क्योंकि प्रॉफिट का हम लोग ने पॉलिसी लिया है। तो अपने को प्रॉफिट चाहिए, तो इनटू क्या करेंगे, इंश्योर जीपीए। हर जगह एक ही सेम चीज है, हम लोग सेल से हमको कोई काम नहीं है, जहां पे भी आप सेल लिखे हो वहां पे इंटू जीपीए आपको करना ही है, ठीक है या नहीं। तो कितना आपने एडिशनल एक्सपेंस की वजह से किया, देखो 3 महीना मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, 30,000 का मेरा एडिशनल खर्चा लगा है। अब कितना हम सेल कर पाए इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से, देखो 3 महीने में मैंने 42,000 का सेल किया है। कितना इस एक्सपेंस की वजह से हम कर पाए वो यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा है। 3 महीना में मेरा इतना एडिशनल खर्चा लगा है और 3 महीना में हम इतना सेल कर पाए। कुछ नहीं बोला तो ये पूरा का पूरा सेल ही आपने इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से किया होगा। जनरली बोल देता है कि 42,000 में इतना सेल इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से हुआ है। अगर नहीं बोलेगा तो आप मान लेना कि ये पूरा का पूरा सेल ही एडिशनल एक्सपेंस की वजह से हुआ है। तो 42,000 इंटू जीपी एट कितना है, 20%। 42,000 का 20%, 8,400, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, एडिशनल एक्सपेंस जो भी आपका लगा है वो आप लिखोगे, ठीक है।
इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है या नहीं? एडिशनल एक्सपेंस, देखो पहला क्या था, एक्चुअल में कितना एडिशनल खर्चा लगा वो बताओ। नेक्स्ट, कितना आप सेल कर पाए इस एडिशनल एक्सपेंस के वजह से, वो वाला पॉइंट। थर्ड क्या है, एडिशनल एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। एडिशनल एक्सपेंस 30,000 लगा है। नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000। 90,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट 90,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 30,000। कितना होगा? 30,000 इंटू 1 लाख बाई 120। सॉल्व कर, कितना होगा? 30 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 120, 25,000 आएगा। 30,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000, 25,000। अब इसमें से जो सोता होगा वही इंश्योरेंस कंपनी आपको अलाउ करेगी। एक तो पहले पॉइंट में आया है 30,000, और सेकेंड पॉइंट में आया है 8,400, और इसमें आया है 25,000। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है? 8,400, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको अलाउ भी 8,400 करेगी। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस कितना होगा? 8,400। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। ये तो क्लियरली गिवन ही होता है, तो अब हम लोग एक्चुअल लॉस निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मेरा काम होगा एक्चुअल लॉस निकालना। स्टेप 5, एक्चुअल लॉस हम लोग निकालेंगे। एक स्टेटमेंट बना लेंगे पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। हम लोग क्या क्या इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, कितना प्रॉफिट हम लोग मिस कर गए वो मांगेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस्ट, फिर एडिशनल, सॉरी एडमिसेबल, एडिशनल एक्सपेंस माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, जीपी कितना, हमने कितना प्रॉफिट इस बार मिस कर दिया? ये देखो हमने कितना प्रॉफिट मिस कर दिया, 40,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40,000। और कितना इंश्योरेंस कंपनी एडिशनल एक्सपेंस अलाउ करेगी? 8,400। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस कितना था? 2,400। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,400। सॉल्व करेंगे तो अपने को एक्चुअल लॉस मिल जाएगा। कितना होगा? 40,000 प्लस 8,400 माइनस 2,400, 46,000 का एक्चुअल लॉस हुआ है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअल में लॉस मेरे को हुआ है 46,000 का। ठीक है या नहीं? ओके, अच्छा अब इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग क्लेम मांगेंगे। क्वेश्चन है कि क्लेम कितना मिलेगा ये बताओ। लॉस तो 46 का है, और हमने पहले चैप्टर में भी सीखा था कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे को एज इट इज लॉस का पैसा कंपेंसेट नहीं करती है, हाँ या ना? वो लोग क्या देखती है आपको पता है? जिस दिन आग लगा उस दिन का वो लोग स्टॉक देखता है, हाँ या ना? एक वो लोग पॉलिसी वैल्यू आपका देखेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। एक वो पॉलिसी वैल्यू देखेगा, और उसके अगेंस्ट आपके पास स्टॉक कितना है वो लोग देखेगा। एक बार ये कॉल करना, क्या ये सही है कि नहीं? वो लोग क्या करते हैं, एज इट इज आपको क्लेम नहीं देंगे। वो लोग देखेंगे कि आपने कितने का पॉलिसी लिया, और आपकी गोडाउन में कितने का स्टॉक था, हाँ या ना? उसके बेसिस पे वो लोग देखते हैं कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का। अगर आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया तब आपको फुल्ली लॉस वो लोग कंपेंसेट करते हैं। अगर आपने कम का पॉलिसी लिया है तो वो आपको प्रोपोर्शनेटली कंपेंसेट करते हैं, हाँ या ना?
ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये लोग पॉलिसी वैल्यू चेक करेंगे कि आपने कितने का पॉलिसी लिया है। अब क्योंकि ये प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो यहाँ का प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, वो लोग देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना होता है और आपने कितने का पॉलिसी लिया है। आपने तो प्रॉफिट का पॉलिसी लिया है ना, तो जनरली आपका कितना प्रॉफिट होता है। मान लो आपका प्रॉफिट होता है 90,000, आपने पॉलिसी कितने का लिया है, मान लो आपने पॉलिसी लिया है 40,000। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि अगर आपका प्रॉफिट 90,000 का होता है तो आपको पॉलिसी भी ज्यादा लेना था, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर? क्योंकि स्टॉक का पॉलिसी तो वो लोग स्टॉक से कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि हम लोग प्रॉफिट पॉलिसी लिए हैं तो वो लोग प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। अगर आपका प्रॉफिट 90,000 है तो आपको प्रॉफिट पॉलिसी भी कितना लेना था, 90 लेना था। ठीक है यानी अगर आप कम लोगे तो अकॉर्डिंगली वो आपको कम कंपेंसेट करेंगे। ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट पॉलिसी वैल्यू को प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया जाएगा। आपको पता है यहाँ का स्टॉक एट गोडाउन हम लोग लेते थे, यहाँ अब हमको यहाँ का क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मेरे को बताओ। यहाँ का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आपको कभी भी यहाँ का गिवन नहीं होगा। मेरे को यहाँ का सेल लेना है, मेरे को यहाँ का क्या लेना है, यहाँ तक का सेल। क्वेश्चन है दीदी, सिर्फ एक दिन का सेल आंसर नहीं, आपको 12 महीने का सेल लेना है यहां तक का, अप टू 1526। समझ में आया? मेरे को प्रॉफिट चाहिए पर आपको प्रॉफिट कभी वो लोग नहीं देगा, तो आपको सेल लेना होगा क्योंकि सेल इंटू जीपी एड करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है या नहीं? तो आपको सेल लेना होगा 12 महीने का, वो भी कहाँ तक का 12 महीना, 1526 तक का 12 महीने का सेल लेना होगा। इनटू आप जीपी एड करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो सेल है ना, क्योंकि इस साल 10% ज्यादा सेल होगा तो यहाँ पे अपने को +10% करना होगा। जो भी हम लोग सेल लेंगे उसमें 10% इंक्रीज करके जो सेल होगा उस पे जीपी एड करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, इस पे मैं थोड़ा डिस्कशन करती हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, ये करेंट ईयर हम लोग का कब स्टार्ट हुआ होगा? यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो प्रॉपरली कहीं पे बताया नहीं कि हमारा ईयर स्टार्ट कब होता है। ठीक है या नहीं? तो ठीक है, हमको जरूरत भी नहीं है ये समझना। देखो ये लास्ट ईयर है, मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग डे है, स्टार्टिंग डे है करेंट ईयर का। ठीक है या नहीं? और मेरे को सेल चाहिए, मेरे को सेल पता है कहाँ तक का, यहाँ तक का सेल चाहिए। 12 महीने का, डेट इज 1526 से 1525 से 1526 तक का मेरे को सेल चाहिए। अब आप मेरे को बोलोगे कि दीदी कुछ सेल जो होंगे ना, कुछ करेंट ईयर के सेल होंगे और ये ऑलरेडी 10% ज्यादा ही होंगे, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पे देखो 1525 से 1526 का जब हम लोग सेल्स डिसाइड करेंगे तो कुछ सेल्स करेंट ईयर का होगा जो कि डेफिनेटली ऑलरेडी इसमें 10% एडेड ही होगा। सिर्फ बाद बाकी जो लास्ट ईयर्स वाले होंगे उसी में तो 10% ऐड करना चाहिए। ये एक डाउट आपका हो सकता है। ठीक है, आपका ये डाउट हो सकता है कि दीदी जब हम लोग 1525 से 1526 का सेल डिसाइड करेंगे, कुछ सेल यहाँ पे करेंट ईयर का होगा तो वो ऑलरेडी 10% एडेड ही होंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि जो बाद बाकी लास्ट ईयर को जो कंप्लीटली बिलोंग करे उन पे 10% ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है, पर ये लोग कहते हैं कि नहीं, जितना भी 12 महीने का सेल होगा उस पे आप सीधा 10% कर लो। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, हम लोग देखेंगे कि इसका उसका नहीं, सीधा जो भी 12 महीने का सेल होगा उस पे सीधा हम लोग 10% एडेड करेंगे। ये बात आपका सही है कि कुछ ऑलरेडी एडेड रहेगा, कुछ लास्ट ईयर्स वाले में ही ऐड करना चाहिए। पर ये लोग ऐसे नहीं करते, ये लोग कहते हैं कि 12 महीने का सेल यहाँ तक, उसमें 10% ऐड कर लेना फिर आप प्रॉफिट निकालना। ठीक है या नहीं? तो मेरे को बताओ 1525 से 1526 का मेरे को सेल्स चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो गिवन है 1525 से 30 अप्रैल या 1526, बात एक ही है। कितना सेल है, 350। कितना सेल है, 350, एक मिनट। सेल है 350, फिर प्लस क्या करेंगे, 10%, हाँ या ना? और इनटू इंश्योर्ड जीपी एट, जीपी एट कितना था,
जीपी 8, जीपी 8 है 20%। जीपी 8 है 20%, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, 350 प्लस 10% करो, कितना होगा? 385 पे 20%, 77,000, हाँ या ना? ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझना। हमने पॉलिसी पता है कितने का लिया था, ये देखो। हमने पॉलिसी कितने का लिया था, या मैंने लिखा तो था, ये तो। हमने पॉलिसी 50,000 का लिया है। हमने पॉलिसी 50,000 का लिया है। और यहां तक का प्रॉफिट कैसे डिसाइड हुआ? यहां तक का सेल इंटू जीपी 8 करके प्रॉफिट हुआ है 77,000, ठीक है। कैसे आप एग्जाम में लिखोगे मैं समझा दूंगी, पर एक बार समझने की कोशिश करो। पॉलिसी 50 का है। अब ये लोग बोलेंगे अगर आपका प्रॉफिट 77,000 था, तो आपको प्रॉफिट पॉलिसी भी 77 का लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने कम पॉलिसी लिया है, तो वो लोग मेरे को कम कंपेंसेट करेंगे। आपको पता है एक्चुअल में लॉस मेरा कितना हुआ है? 46,000 का। ये पॉलिसी वैल्यू 50 है, ये .50 ये लोग मेरे को कब कंपेंसेट करेंगे? जब मेरे को .77,000 का नुकसान होगा, ठीक है। ये लोग बोलेंगे अगर आपका प्रॉफिट 77,000 का होता है, तो आपको प्रॉफिट पॉलिसी भी 77 का लेना चाहिए। क्योंकि आपने कम पॉलिसी लिया है, तो वो अपने को कम कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। कितना कंपेंसेट करेंगे? वो लोग कहते हैं ये पॉलिसी वैल्यू 50 है ना, ये हम .50 तब कंपेंसेट करेंगे तब आप जब आपको .77 का नुकसान होगा। ये लोग अपने को .50 का कब कहेंगे? जब 77 का नुकसान होगा, तब ये लोग मेरे को .50 कंपेंसेट करेंगे। पर एक्चुअल में लॉस तो 46 का हुआ है। तो फिर ये लोग कितना कंपेंसेट करेंगे? 50/77 इंटू 46। 50/77 इंटू 46, तो होगा 29,870 का ये लोग मेरे को कंपेंसेट करेंगे। क्या ये बात क्लियर? ओके। ये जो प्रॉफिट है ना, इसको ये लोग कहते हैं इंस्टॉयबल वैल्यू। इसको ये लोग क्या कहते हैं? इंस्टॉयबल वैल्यू, ठीक है। इस प्रॉफिट को ये लोग इंस्टॉयबल वैल्यू कहते हैं। इस प्रॉफिट को ये लोग क्या कहते हैं? इंस्टॉयबल वैल्यू, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इंस्टॉयबल वैल्यू निकालेंगे एंड देन क्लेम निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक्चुअल लॉस के बाद प्रॉफिट डिसाइड करना। तो स्टेप 6 होगा मेरा इंस्टॉयबल वैल्यू डिसाइड करना। इंस्टॉयबल वैल्यू मतलब कितना आपका प्रॉफिट जनरली होता है, ठीक है। इंस्टॉयबल वैल्यू मतलब कितना प्रॉफिट आपको नॉर्मली होता है, क्योंकि जितना प्रॉफिट होता है उतने का फिर आपको इंश्योरेंस देना चाहिए, ठीक है। कैसे निकलेगा ये देखो। सेल ऑफ 12 मंथ, ये देखो, ये पूरा हम लोग यहाँ पे उठा के कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको और इसको पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे क्लेम। स्टेप 7 हम लोग निकालेंगे क्लेम। क्लेम कैसे निकलेगा यहाँ पे देखो। क्लेम कैसे निकालोगे? 50,000 ऐसे करके निकलेगा ना। ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लेम इक्वल टू, ये 50,000 क्या था? पॉलिसी वैल्यू। और 77,000 इंश्योरेबल वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू इनटू 46, मतलब एक्चुअल लॉस, इनटू एक्चुअल लॉस, ठीक है। अब इस पूरे कंप्यूटेशन को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपना मास्टर सम फाइनली हुआ कंप्लीट। वीडियो में हम लोग मास्टर सम 2 करेंगे। यहाँ पे फिगर्स ऑलमोस्ट 1 की तरह ही होंगे, तो मैंने 1 का यहाँ पे टाइमलाइन रख के रखा है। 1526 को आग लगा है, ये देखो। 1526 को आग लगा है। द कंपनी हैज टेकन आउट प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 50,000। हमने 50,000 का पॉलिसी लेके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू है 50,000।
हैविंग एन इंडिमनिटी पीरियड ऑफ 5 मंथ, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम अपने को कितने पीरियड तक कंपेंसेट करेगी, मैक्सिमम 5 मंथ तक कंपेंसेट करेगी। द बिजनेस इज डिस्टर्ब्ड अप टू 1 दिसंबर, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा 1 दिसंबर। अच्छा, 1 दिसंबर तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, तो एक्चुअल में कितना महीना हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा ये बताओ। 1 दिसंबर तक डिस्टर्ब रहा, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेना नहीं है। मतलब डिस्टर्ब रहा मेरा बिजनेस 7 मंथ। ठीक है, 7 मंथ मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, पर क्योंकि मैक्सिमम वो मेरे को 5 महीना ही कंपेंसेट करेगी, तो फिर हमको करना कहाँ तक है, 5 महीना तक। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। मेरा बिजनेस 1 दिसंबर तक डिस्टर्ब रहा है। 1 दिसंबर मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेना नहीं है क्योंकि 1 दिसंबर ही है। मतलब 7 महीना मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि इंडिमनिटी पीरियड 5 मंथ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेट भी 5 महीने का ही करेगी। डेट इज वो कहाँ तक करेगी, 5 महीना मतलब 5 पूरा, 6, 7, 8, 9, 9 तक पूरा। ठीक है, यानी मतलब 110, मतलब 110 तक वो आपको कंपेंसेट करेगी, यह ध्यान रखना। ठीक है, वन वन, देखो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक पूरा। तो 30 सितंबर आप लिख लो या 1 अक्टूबर लिख लो, बात एक ही है। ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखो जो सेल्स है ना, वो 110 के दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 110 लिख दिया। ठीक है, एक्चुअल में 7 मंथ डिस्टर्ब गया है, पर इंडिमनिटी पीरियड 5 महीने का है, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट भी मेरे को 5 महीना करेगा। 5 महीना मतलब 1 अक्टूबर तक ही वो आपको कंपेंसेट करेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो जीपी एट गिवन है 20%। आपको लगेगा कि दीदी जीपी एट गिवन है तो चलो जीपी नहीं निकालना, ऐसा नहीं होता है। आपको भले ही जीपी एट गिवन हो, आपको जीपी खुद से ही निकालना होगा। ठीक है, एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, जीपी एट भले ही गिवन हो, आपको इंश्योर्ड जीपी एट खुद से अपने हाथ से निकालना होगा ऑलवेज। ठीक है, तो ये जीपी एट कोई काम का नहीं है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का दे दिया है 90,000, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट दे दिया है, सेल्स भी दे दिया है अपने को लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का सेल्स गिवन है। फिर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है, इंश्योर्ड और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है। फिर 10% का ट्रेंड होगा, मतलब कि करेंट ईयर में हम लोग 10% ज्यादा सेल करेंगे। ठीक है, करेंट ईयर में हम लोग 10% ज्यादा सेल करेंगे, ऐसा ट्रेंड है। फिर यहाँ पे सेल दे दिया है 1526 से 11026 का सेल, 1526 से 11026 का यहाँ पे सेल दे दिया है, जो कि है 42,000। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल 1525 से 11025 का दे दिया है, 1525 से 11025 का अपने को सेल्स दे दिया है, जो कि है 220। ओके, फिर नेक्स्ट देखो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब ये एडिशनल एक्सपेंस बोला है, जो कि है 30,000। एडिशनल एक्सपेंस दे दिया यहाँ पे 30,000। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस 2400, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस 2400। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि जीपी एट इंक्रीज होगा 5% से। आपको पता है हम लोग इंश्योर जीपी एट निकालेंगे, हाँ या ना, मैंने बोला था कि ऑलवेज जीपी एट हम लोग निकालेंगे। तो जो भी जीपी एट हम लोग निकालेंगे ना, उसमें हम लोग 5% ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो क्या है, रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड, मतलब मेरा सेल कम होना था पर ये अवॉइड हो गया। ठीक है, आपका सेल कम होना है पर आप उसको अवॉइड कर दिए, मतलब सेल कम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने एडिशनल एक्सपेंस किया है। ठीक है या नहीं, तो ये वो सेल्स है जो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से हुआ, तो ये पहला सम है जहाँ पे सेल्स सपोर्टेड बाय एडिशनल एक्सपेंस गिवन है। ठीक है,
इतना सेल मेरा कम होना था पर इसको मैंने अवॉइड कर दिया, ठीक है, एडिशनल एक्सपेंस के वजह से। मतलब ये वो सेल है जो हम लोग कर पाए एडिशनल एक्सपेंस की वजह से। तो यहाँ पे अपने को सेल्स मिल गया सपोर्टेड बाय एडिशनल एक्सपेंस, लिख लेते हैं। सेल्स सपोर्टेड बाय एडिशनल एक्सपेंस, जो कि कितना है, 14,000। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। ये वाला हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको मैं पेंडिंग में रखती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से लॉस का पैसा मांगेंगे। जितना लॉस हम जितना प्रॉफिट हम लोग नहीं कर पाए वो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। जिसके लिए पहले इंश्योरेंस कंपनी ये पूछेगा कि आपने कितना कम सेल किया है ये बताओ, आप कितना सेल आप नहीं कर पाए ये बताओ, फिर इंटू जीपी एड करेंगे तब पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट है जो मैंने मिस कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जीपी एट निकालना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जीपी एट निकालना। स्टेप वन, इंश्योर्ड जीपी एट। अच्छा, इंश्योर जीपी एट कैसे निकलेगा, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, हाँ या ना। पर आपको पता है कि पूरे सम में जीपी नहीं होता है, नेट प्रॉफिट होता है, हाँ या ना। तो फिर यहाँ पे जीपी की जगह हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाई सेल्स। अच्छा, सेल्स कौन सा, सेल्स तो बहुत है, ये भी सेल है, ये भी सेल, ये भी सेल, कौन सा। अगर नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है तो डेफिनेटली सेल भी लास्ट ईयर का, ठीक है। सेल कौन सा लेना है, लास्ट ईयर का, इंटू 100। अब क्योंकि इंश्योर्ड जीपी एड करना है तो मेरे को इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी लेना होगा। तो प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 90,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 10,000। नेट प्रॉफिट है 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 10,000। सेल ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का सेल है 5 लाख। लास्ट ईयर का सेल है 5 लाख इंटू 100। 1 लाख बाई 5 लाख इंटू 100 तो कितना होगा, 20%। तो आपको याद है जीपी एट को अपने को इंक्रीज करना है 5% से। तो फाइनल इंश्योर जीपी एट कितना होगा, फाइनल इंश्योर जीपी एट होगा 20% होगा, 5% भी ऐड करना है। तो फाइनल जीपी एट अपना होगा 25%। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को ये डिसाइड करना है कि हमने कितना कम सेल किया है, ठीक है। कितना हमने कम सेल किया, देखो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि हमारे प्रीमाइसिस में आग लग गया, बोल के हमने इतना सेल किया, हाँ या ना। अगर मेरे प्रीमाइसिस में आग नहीं लगता तो इसी पीरियड में मैंने पिछले साल 220 किया था तो हम 220 कर लेते। और प्लस क्योंकि इस साल हम 10% ज्यादा करते तो हम लोग 10% और ज्यादा करते, ठीक है। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि इस साल में प्रीमाइसिस में आग लगा बोल के मैंने 42 किया। अगर आग नहीं लगता तो आपको पता है हम कितना करते हैं, इसी पीरियड में मैंने पिछले साल 220 किया था तो इस साल 220 कर लेते हैं। और 10% तो इस साल हम ज्यादा करने वाले थे तो हम लोग कितना कर लेते हैं, 220 प्लस 10%। अगर आग नहीं लगता तो हम लोग 242 कर लेते हैं। पर मैंने 42 ही किया है तो कितना कम सेल किया है वो माइनस करके हम लोग निकालेंगे। ये होता है एक्चुअल सेल और ये है स्टैंडर्ड सेल, हाँ या ना। ये है स्टैंडर्ड सेल, ओके। तो अब हम लोग लिखेंगे, पहले स्टैंडर्ड सेल निकालेंगे, 220 प्लस 10% तो होगा 242। फिर लिखेंगे एक्चुअल सेल जो कि है 42। तो माइनस करेंगे तो आएगा शॉर्टफॉल इन सेल्स जो कि होगा 2 लाख, ठीक है। तो शॉर्टफॉल इन सेल्स हम लोग निकाल लिए। अब जीपी लॉस हम लोग निकाल लेंगे, कितना प्रॉफिट हमने मिस कर दिया वो अब हम लोग निकाल लेंगे। स्टेप 3, जीपी लॉस, शॉर्टफॉल इन सेल इनटू इंश्योर्ड
जीपी 8। शॉर्टफॉल इन सेल कितना है? 2 लाख। इंश्योर जीपी 8 कितना है? ये देखो, फाइनल इंश्योर जीपी 8 25%। तो 2 लाख का 25% होगा 50,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्या पैसा मांगेंगे? एडिशनल एक्सपेंस का। पर जितना वो अलाउ करेगी उतना ही हो पाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस। ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं जो भी छोटा होगा उतना ही इंश्योरेंस कंपनी अपने को अलाउ करेगी। पहला पॉइंट क्या है? एक्चुअल में जो खर्चा लगा वो आप लिखो। एक्चुअल में जो आपका एडिशनल खर्चा लगा है वो लिखो। एक्चुअल में कितना खर्चा लगा है? एक्चुअल में मेरा 30,000 लगा है, तो हम लोग लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट क्या है? कितना सेल्स आप कर पाए एडिशनल एक्सपेंस के वजह से, वो आप बताओ। कितना सेल्स आप कर पाए एडिशनल एक्सपेंस की वजह से, वो बताओ। ठीक है। और सिर्फ सेल्स काम का नहीं, इनटू जीपी एट करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट पॉलिसी है ये। ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कितना सेल्स हम लोग कर पाए एडिशनल एक्सपेंस की वजह से। एक्चुअल में मैंने 42,000 का सेल किया है, जिसमें क्लियरली 14,000 का सेल इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से हम लोग कर पाए। ठीक है। जो कि 14,000। 14,000 का सेल हम लोग एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए। और जीपी एट कितना है? 25%। 14,000 का 25% होगा 3500। फिर नंबर सी क्या होगा? एडिशनल एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। एडिशनल एक्सपेंस 30,000 इंटू नेट प्रॉफिट था 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000। ये तो याद ही हो गया। नेट प्रॉफिट 90,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है 30,000। तो होगा 30,000 इंटू 1 लाख बाई 1,20,000। 30,000 इंटू 1 लाख बाई 1,20,000, 25,000। तो पहले पॉइंट में है 30,000, पहले पॉइंट का वैल्यू है 30,000। सेकेंड का है 3500। थर्ड है 25,000। तो सबसे छोटा कौन है? 3500। तो इतना ही इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करेगी। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस होगा 3500। फिर नेक्स्ट क्या है? सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, ये तो गिवन ही होता है। तो अब हम लोग एक्चुअल लॉस निकाल लेंगे। स्टेप 5 होगा। स्टेप 5 होगा एक्चुअल लॉस। इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। ठीक है। क्या क्या हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे? जो प्रॉफिट हम लोग खो दिए इस आग लगने की वजह से, वो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस का पैसा हम लोग मांगेंगे। पूरा एडिशनल पैसा, एडिशनल एक्सपेंडिचर का पैसा वो लोग नहीं देंगे। ठीक है। और माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है। तो अपने को फिर फाइनल मिल जाएगा एक्चुअल लॉस। जीपी कितना हमने खो दिया, कितना प्रॉफिट हम लोग नहीं कर पाए इस साल। इस साल हम लोग कितना प्रॉफिट नहीं कर पाए, वो है 50,000। अच्छा, एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस कितना है? 3500। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है 2400। सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल लॉस मिल जाएगा। 50,000 प्लस 3500 माइनस 2400, 51,100। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लेम। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, नॉर्मली हम लोग क्लेम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है?
एक्चुअल में लॉस हुआ है 51,100 का। बात है कि कितने का क्लेम मिलेगा, क्योंकि पूरे का क्लेम ये लोग थोड़ी ना देते हैं। कैसे कैसे डिसाइड करते हैं बताओ? नॉर्मली हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा आपने कितने का पॉलिसी लिया ये बताओ, हाँ या ना। और आपके गोडाउन में कितना स्टॉक था ये बताओ, ठीक है या नहीं। फिर ये लोग देखते कि अगर मैंने कम का पॉलिसी लिया है, क्योंकि गोडाउन में जितने का स्टॉक है उतने का पॉलिसी लेना चाहिए। अगर कम का पॉलिसी लिया तो वो लोग कम कंपेंसेट करेंगे। पर ये तो प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो यहाँ पे ये लोग ये देखेंगे कि आपने कितने का पॉलिसी लिया, ठीक है, और इस दिन आपका कितना प्रॉफिट था। इस दिन आपका कितना स्टॉक था, वो तो स्टॉक वाले केस में। इस वाले केस में इधर का कितना प्रॉफिट था। अच्छा, इधर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स इंटू जीपी 8। सेल्स वो भी कौन सा? सिर्फ इसी दिन का नहीं, 12 महीने का सेल यहां तक का। हम लोग को 12 महीने का सेल लेना है, 1526 तक का, ठीक है। और सेल में इंटू जीपी 8 करेंगे तो अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ट्रेंड था 10% का, तो ट्रेंड भी अपने लोग ऐड करेंगे। 10% का ट्रेंड ऐड करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट था कि 10% क्यों ऐड कर रहे हो? देखो, 12 महीने का सेल लेना यहाँ तक, दैट इज 1525 से 1526 का, ठीक है। ये जो देखो, ये लास्ट ईयर है हमारा। करेंट ईयर कब स्टार्ट हुआ है क्लियरली नहीं पता। तो ये मैंने आपको बताया भी था, एक बार और मैं आपको बताती हूँ। मान लो यहाँ पे मेरा करंट ईयर स्टार्ट हो गया है, ठीक है या नहीं। 1525 से 1526 का सेल लेना है। तो ये यहाँ का जो सेल होगा ना, ये तो पक्का ही +10% के हिसाब का ही होगा। जो लास्ट ईयर का सेल हुआ है उसमें +10% करना चाहिए, ये आपके दिमाग में डाउट था। पर मैंने आपको बोला था कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, पूरा यहाँ तक का 12 महीने का सेल लेगा और सीधा उसी पे ही वो लोग 10% ऐड करेंगे, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे को 12 महीने का सेल चाहिए, 1526 तक का 12 महीने का सेल। ये देखो, सेल दिया हुआ है 12 महीने का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगा उसके एक दिन पहले का 12 महीने का, डेट इज 30 अप्रैल तक का। मेरे को 12 महीने का सेल गिवन है, 30 अप्रैल बोलो या 1 मई बोलो, बात एक ही है। तो कितना सेल दिया हुआ है? सेल है 350। सेल है 350 +10% इंटू जीपी 8 था 25%। अच्छा साइड, मैंने वहां पे इंश्योर जीपी 8 नहीं लिखवाया होगा मास्टर सम 1 में, तो आप लिख लेना। 350 +10% होगा 385 इंटू 25% कितना होगा? 96,250। अच्छा, पॉलिसी तो 50,000 का लिया हुआ है, हाँ या ना। प्रॉफिट कितना होता है इस दिन प्रॉफिट होता है 96,250। ये लोग बोलते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट 96,250 का होता है तो आपको प्रॉफिट पॉलिसी भी 96,250 का लेना चाहिए, क्योंकि आपने कम का पॉलिसी लिया है, हाँ या ना। तो वो लोग कम कंपेंसेट करेंगे। पॉलिसी वैल्यू 50 है, तो ये .50 पता है कब कंपेंसेट करेंगे? जब आपको .96,250 का लॉस होगा। जब आपको 96,250 का लॉस होगा तब आपको .50,000 ये लोग क्लेम देंगे। पर एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ है? एक्चुअल में लॉस 51 का हुआ है, तो फिर कितना क्लेम मिलेगा? 50 डिवाइडेड बाय 96,250 इंटू 51,100। समझ में आया? कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 96,250 इंटू 51,100। 26 26,54,5, ठीक है, यानी इतने का क्लेम मिलेगा। अच्छा, इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? इंश्योरेबल वैल्यू। इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? इंश्योरेबल वैल्यू। प्रॉफिट को ये लोग कहते हैं इंश्योरेबल वैल्यू। जैसे ये लोग कंपेयर करेंगे ना कि प्रॉफिट पॉलिसी आपने इतने का लिया है, पर इस दिन प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इसी प्रॉफिट को ये लोग क्या कहते हैं? इंश्योरेबल वैल्यू, ठीक है या नहीं। तो चलो पहले हम लोग इंश्योरेबल वैल्यू निकालेंगे एंड देन क्लेम निकलेगा। तो स्टेप 6 होगा इंश्योरेबल वैल्यू, ठीक है या नहीं। और इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखो।
इंसॉएबल वैल्यू कैसे निकलेगा? इसको उठा के मैं पूरा कॉपी कर रही हूँ। फिर यहाँ पे समझाने से ना फिर इजी रहेगा आपको फिर यहाँ पे लिखने में। ठीक है। फिर स्टेप 7 क्या होगा, मेरे को क्लेम निकालना है। क्लेम कैसे निकालोगे ये देखो। 50,000 पॉलिसी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू, हाँ या ना? तो पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू 51,100, दैट इज एक्चुअल लॉस। फिर इस पूरे को उठा के मैं कॉपी कर लूंगी, इस कंप्यूटेशन को। तो इस तरीके से ये मास्टर सम अपना फाइनली हुआ कंप्लीट। हम लोग मास्टर सम 3 करेंगे और ये लास्ट सम है इस चैप्टर का। देखो क्या लिखा है, अ फायर ऑकर्ड ऑन 10/3/26 एंड रिमेन डिस्टर्ब्ड अप टू 10/5/26। अच्छा, 10/3/26 को आग लगा है, ये थोड़ा अलग सम है। और बिजनेस कब तक डिस्टर्ब रहा? 10/5/26 तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा। मतलब कितना महीना? 4-5, 2 महीना बिजनेस डिस्टर्ब रहा। द कंपनी हैड टेकन आउट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 40,000। 40,000 का हमने पॉलिसी लेकर रखा है। विद एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 5 मंथ, मतलब इंडेमनिटी पीरियड 5 मंथ है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम मेरे को 5 महीना कंपेंसेट करेगा। यहाँ पे हम लोग 2 महीना ही डिस्टर्ब हुए हैं, तो डेफिनेटली फिर इंश्योरेंस कंपनी 2 महीना कंपेंसेट करेगा। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 40,000। यहाँ पे लिख लेते हैं कि पॉलिसी वैल्यू है 40,000। ओके। अब यहाँ पे अपने को क्लेम कंप्यूट करना है। अच्छा, यहाँ पे 10/3/26 को आग लगा है। तो यहाँ पे एक बार पैटर्न समझना। जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, क्वार्टर वाइज यहाँ पे सेल है। और यहाँ पे ये पूरा सेल है, जैसे जनवरी 1 से मार्च 31 इतना, अप्रैल 1 से जून 30 इतना, फिर जुलाई 1 से सितंबर 30, अक्टूबर 1, मतलब अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो 2023 का टोटल सेल इतना होगा। ठीक है, 4 लाख। 24 का टोटल सेल, 25 का और 26 का। ठीक है। अब ये सब ना थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि जितना सेल्स चाहिए था वो गिवन होना चाहिए, पर यहाँ पे मेरे को बहुत सारे सेल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे 23, 24, 25। जैसे 26 का मेरे को 10/3/26 से 10/5/26 का चाहिए था, हाँ या ना? और अकॉर्डिंगली 10/3/25 से 10/5/25 का चाहिए था। और एक सेल मेरे को लास्ट ईयर का चाहिए था। और एक सेल मेरे को 10/3/26 तक के 12 महीने का चाहिए था। पर यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सेल्स है, ठीक है या नहीं? तो अगर आपको कभी भी बहुत सारे सेल्स दिए हो तो आप उसका क्या करोगे? आप उसका ट्रेंड देखना कि ट्रेंड होगा कि नहीं। आपको याद है मैंने आपको बोला भी था कि 2025 के एंड में हम लोग अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि 2026 में हम मेरा सेल कैसा होगा, क्या ट्रेंड रहेगा मेरे सेल में, हाँ या ना? तो जब भी आपको इस तरीके से दिया हो तो इसका मतलब आपको पक्का यहाँ पे ट्रेंड निकालना होगा। और इस समय ट्रेंड होगा ही नहीं। जैसे अभी तक हमने जितने भी सम्स किए थे वहां पे लिखा था कि करेंट ईयर में 10% इंक्रीज होगा सेल, पर यहाँ कभी भी आपको देगा ही नहीं। ठीक है, यानी ये आपको खुद को निकालना पड़ेगा। तो मेरा पहला स्टेप है कि ट्रेंड डिसाइड करना कि जो सेल्स गिवन है, मतलब 2025 के एंड में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रेंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से समझो, 2026 में हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, 2025 के एंड में हम लोग डिसाइड करते हैं कि 2026 में ट्रेंड रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ट्रेंड डिसाइड करेंगे। तो स्टेप 1 में आ जाते हैं। सबसे पहले अपने को ट्रेंड डिसाइड करना है।
ठीक है यानी, तो उसके लिए पहले मेरे को कंप्यूट करना होगा कंप्यूट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स रेट, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है यानी। और ये कैसे निकलेगा, चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100, ठीक है। ओके, अभी हम लोग किसका निकालेंगे, 2023 का आप नहीं निकाल सकते, जैसे 2023 में आप नहीं निकाल सकोगे, ठीक है, हम लोग 2024 का निकालेंगे। देखो 4 लाख से 460 हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 2024 में, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। 2023 का कैसे डिसाइड करेंगे, अगर 2022 का होता तब हम लोग देखते 22 में इतना था, 23 में इतना हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ। तो 22 तो है नहीं, 24 का हम लोग करेंगे। कैसे, 4 लाख तो पहले था, अभी 460 हो गया, तो कितने से कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, नॉर्मल कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, वही उसी को ही ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो 4 लाख से 460, तो कितना इंक्रीज हुआ, 60,000 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60,000, चेंज इन सेल्स कितना है 60, डिवाइडेड बाय कौन सा सेल, ऑलवेज लास्ट वाला, ऑलवेज हमेशा कोई भी आप सम करो ऑलवेज लास्ट वाला। तो 4 लाख इंटू 100, 4 लाख इंटू 100, तो कितना होगा 60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 15%, ठीक है। ये हम लोग निकाले, ये 15% सेल्स किस में हुआ है, 24 में, 24 में सेल्स 15% से ज्यादा हुआ है। अगर आप 4 लाख प्लस 15% करोगे तो 460 आएगा, मतलब 15% इंक्रीज हुआ है सेल, कब, 2024 में। तो आप यहाँ पे लिखो 2024, ये 2024 का रिजल्ट है। अब सेम हम लोग 2025 का निकालेंगे, कैसे, देखो 24 में 460 था, 25 में 529 हो गया, ठीक है नहीं, 24 में 460 था, 25 में 529 हो गया, कितने से इंक्रीज हुआ, 529 माइनस 460, 529 माइनस 460, 69,000 से इंक्रीज हुआ। तो हम लोग लिखेंगे 69,000 डिवाइडेड बाई कौन सा सेल लोगे, 529 या 460, 460 हमेशा पीछे वाला, 460 इंटू 100, 69 डिवाइडेड बाई 460 इंटू 100। देखो यहाँ पे डॉट ना 15% ही आया है, कभी कभी 15% नहीं आता है, लाइक ऐसा आएगा कि 14.9632 या 14.8732, ठीक है या नहीं। तो क्योंकि 0.5 या 0.6 आ जाए आपका, तो उसको राउंड ऑफ करके आप 15 कर लेना। जैसे यहाँ पे डॉट 15 आया है, कभी कभी आपको एग्जाम में डॉट 15 ना मिले, आपको ऐसा मिल जाए 14.62, तो आप उसको 15 कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि इधर 15 है, ठीक है नहीं, आप वैसे राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमको ट्रेंड 2025 के एंड में हम लोग निकालेंगे अपने पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और हमने यही देखा कि भाई हर साल 15-15% इंक्रीज हो रहा है, तो पक्का 2026 में भी यही ट्रेंड होगा, 2026 में भी सेल इंक्रीज होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन सेल परसेंटेज, इंक्रीज इन सेल इन 2026 इक्वल टू 15%, मतलब 2026 में भी सेल 15% से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि करेंट ईयर में सेल ज्यादा होगा, कितने से, 15% से। ये जनरली परसेंट गिवन आता था, पर इस बार हमने खुद निकाला। अगर आपको बहुत सारे सेल्स गिवन हो तो आपको खुद से ही निकालने पड़ेंगे, और डेफिनेटली उस केस में वो लोग नहीं देंगे आपको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ सेल्स गिवन है जो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड, ये सब भी हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग सम ही पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंश्योर्ड जीपी8 निकालना, हाँ या ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा भैया, सबसे पहला स्टेप होगा इंश्योर्ड जीपी8 निकालना। तो पहले हम लोग वो निकालते हैं, इंश्योर्ड जीपी8, ठीक है। इंश्योर्ड जीपी8 कैसे निकालेंगे,
ये मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया था, अब मैं जस्ट लिख रही हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। ये हम लोग सीख चुके हैं कि ये कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है। अगर यही से सीधा आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज मास्टर सम 1 2 और कॉन्सेप्ट जो भी है उसको एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये देखो ये पहला सम है जहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस करके दे दिया है 52,900। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 52,900। अच्छा, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, एक बार यहाँ पे आओ। सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मतलब कौन सा सेल? 2025 का सेल ये लोग बोला है, क्योंकि 10/3/26 में आग लगाए, तो सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मतलब 25 का सेल ये लोग बोल रहे हैं। तो मेरे को बताओ 25 का सेल कितना है? 25 का सेल है 529। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 529 इंटू 100। कितना होगा ये देखिए, 10% होगा। नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या निकालना है? शॉर्टफॉल इन सेल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टफॉल इन सेल्स। हम लोग जानते हैं कि ये कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल, ठीक है। ओके, एक्चुअल सेल मेरे को कहाँ का चाहिए? 10/3/26 से 10/5/26 का। ओके, अब यहाँ पे आओ। 10/3/26 से 10/5/26 का है क्या? मेरे को सेल चाहिए 10/3/26, 10/5/26 का मेरे को सेल चाहिए, ठीक है। 10 10 मार्च का तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च यहाँ पे आएगा। और 10 मई तक मतलब यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। 10 मार्च यहाँ से कवर होगा। और 10 मई तक मतलब कुछ यहाँ तक जाएंगे। ओके, ये दो कोई काम के नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो 11 मार्च से लेकर 31/3/26 तक का गिवन है। 11 मार्च बोलो या 10 मार्च बोलो, बात एक ही है। तो 10 मार्च से 31/3/26 तक का गिवन है सेल। पहले मेरे को बताओ अपने को सेल कहाँ से कहाँ तक का चाहिए? यहां से यहां तक का चाहिए। एक मिनट, मेरे को सेल चाहिए 10/3/26 से 10/5/26 का। अब यहाँ पे देखो 10/3/26 से लेकर 31/3/26 तक का सेल गिवन है, जो कि है 10,000, ठीक है। तो अब मेरे को कहाँ से चाहिए होगा? 1/4/26 से लेकर 10/5/26 तक का और चाहिए सेल, हाँ या ना? अब यहाँ पे देखो 1/4/26 से लेकर 10/5/26 का डॉट सेल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक बार आप अच्छे से चेक करना, 1 अप्रैल 26 से लेकर 10 मई 26 का नहीं है, 10 मई के बाद वाला है या 10 मई से है। पर 1 अप्रैल 26 से यहाँ पे नहीं है, ठीक है या नहीं? यहाँ पे क्या है कि अप्रैल 1/4/26 से 30 जून 26 का सेल है, जो कि ये 170, ठीक है। यहाँ पे क्या है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे है 1/4/26 से 30 जून 26 तक का सेल। एक मिनट, मेरे पास 1/4/26 से लेकर 30 जून 26 तक का सेल है, जो कि कितना है ये 170, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को इतना लंबा तो नहीं जाना है, मेरे को तो बस और इतना जाना है, इतना। मेरे को तो बस इतना और जाना है, ठीक है या नहीं? मेरे को इतना जाना है, पर मेरे पास इतने का वैल्यू है। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे? यहाँ का वैल्यू जो भी होगा, यहाँ का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ। यहाँ के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। क्या ये सही है कि नहीं? यहाँ तक 170 है, पर मेरे को पूरा थोड़ी ना जाना है, मेरे को तो सिर्फ इतना जाना है। तो यहाँ तक का जो एरिया होगा वो माइनस कर देंगे तो मेरे को यहाँ का मिल जाएगा। अब 10/5 से 30 जून तक का सेल कितना है यहाँ पे देखो। 10/5 या 11/5 से 30 जून
26 तक का सेल कितना है? 10/5 या 11/5 से 30 जून 26 का सेल है 7,000। ये देखो ये है 7,000, हाँ या ना? तो 170 टोटल है जिसमें इतना है 7,000। तो फिर इतना, ये कितना होगा माइनस कर लो, 170 से 7,000 माइनस, तो ये हो गया 160 थे। ठीक है। अब मेरे से कोई एक्चुअल सेल मांगेगा तो एक्चुअल सेल 10/3/26 से 10/5/26 करना है। एक्चुअल सेल कितना होगा? 10/3/26 से 10/5/26, जो कि एक होगा 10,000। 10,000, ठीक है। फिर प्लस 160 थे। अच्छा, ये 160 कैसे आया? ये तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। 170 से 7,000 हमने माइनस किया था, क्योंकि ये तो आप टाइमलाइन बना के आप खुद समझ लिए। जो कॉपी चेक करेगा उसको तो समझ में आना चाहिए ना। तो 160 थे, तो ये हो जाएगा 170 थे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्चुअल सेल। इसको उठा के मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। एक्चुअल सेल में आ गया। अब इसी के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे? एक मिनट। अब इसी के बेसिस पे हम लोग स्टैंडर्ड सेल भी निकाल लेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड सेल क्या होगा? 10/3/25 से लेकर 31/3/25 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1/4/25, और फिर ये भी हो जाएगा 5, और ये भी हो जाएगा 5। ठीक है। प्रोसेस तो हमारा एकदम सेम रहेगा। ठीक है। इसलिए मैंने एक्चुअल सेल पहले करवाया, क्योंकि एक्चुअल सेल का प्रोसेस अगर आपको पता हो ना तो स्टैंडर्ड का तो फिर कॉपी करना है। ठीक है। अच्छा, 10/3/25 से 31/3/25 कितना है? 10 थी या 11/3/25 से 31/3/25 का है 25,000। एक्चुअल का प्रोसेस क्लियर हो जाए तो स्टैंडर्ड तो आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था? 1/4/25 से 30 जून 25। ये देखो, 1/4/25 से 30 जून 25 का सेल कितना है? 150। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 150। ठीक है। अब 10/5/25 से 30 जून 25 का कितना सेल है? 10/5 या 11/5/25 से 30 जून 25 का है 8,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8,000। ठीक है। अब 150 टोटल है, उसमें से 8,000 माइनस कर लो तो इधर का मिल जाएगा। ठीक है। 150 से 8,000 माइनस कर लो तो 142 मिल जाएगा। ठीक है। तो एक चीज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी, इस टाइप का सम हो तो पहले एक्चुअल आप अच्छे से क्लियर कर लेना, एंड देन आप स्टैंडर्ड में जाना, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो होता है ना उसमें ट्रेंड भी हमको ऐड करना होता है। क्योंकि इस साल मैंने ऐसे समझाया था आपको कि एक्चुअल में जैसे, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। जैसे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलेंगे कि लास्ट ईयर इसी पीरियड में मैंने इतना किया, और इस साल तो हम 15% ज्यादा करने वाले थे, तो स्टैंडर्ड सेल में ऑलवेज ट्रेंड ऐड करना पड़ता है, हाँ या ना? ओके। तो मेरे को बताओ स्टैंडर्ड सेल्स कितना होगा? 25,000। एक मिनट। 25,000 प्लस 150 से 8,000 माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस ट्रेंड भी लगेगा, जो कि कितना था ट्रेंड? ट्रेंड है 15% करके, प्लस 15%। ठीक है। ओके। 25,000 प्लस 150 में, अच्छा ये तो 142 आया हुआ ही है, प्लस 15%। 25,000 प्लस 142, 167 आएगा, प्लस 15%, 192,050। ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। अब माइनस करके मेरे को शॉर्टफॉल इन सेल्स मिल जाएगा। 190,5। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या सही है कि नहीं। 142 प्लस 25 प्लस 15%, 192। ठीक है।
ठीक है, आगे आइए, अब हम लोग जीपी लॉस निकालेंगे। स्टेप 4, जीपी लॉस। मैं ये सम इस तरीके से कराई हूँ कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया है। कॉन्सेप्ट 1 2 आपने पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब सिर्फ मैं, क्योंकि ये सम टफ है, तो सिर्फ इस सम को सॉल्व करने पे मैं फोकस कर रही हूँ। बेसिक मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ वापस से, ठीक है। ओके, अब जीपी लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग? शॉर्टफॉल इन सेल इन शॉर्ट जीपी एट 19050 इंटू इन शॉर्ट जीपी एट है 10%, 1905। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस, कितना इंश्योरेंस कंपनी अपने को अलाउ करेगी। और ये हम लोग जानते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा। नंबर ए, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना लगा वो बताओ। एक्चुअल में कितना एडिशनल एक्सपेंस लगा है? ये देखो 20,000 लगा है एक्चुअल में। तो पहला पॉइंट होगा 20,000। नेक्स्ट क्या है? कितना सेल्स हम लोग कर पाए इस एडिशनल एक्सपेंस के वजह से, ये बताओ। फिर इंटू इंटू क्या होगा? सेल्स नहीं होता है कहीं पर भी, सेल्स है तो इंटू जीपी एट आपको करना ही होगा, ठीक है। अच्छा, कितना सेल्स हम लोग कर पाए? जनरली कुछ नहीं बोलता है, तो एक्चुअल सेल हमने जितना किया होगा वो पूरा का पूरा एडिशनल एक्सपेंस की वजह से किया होगा। पर यहाँ पे एक लाइन है, देखो क्या, 30% सेल्स आर सपोर्टेड बाय एडिशनल एक्सपेंस। मतलब हमने जितना भी सेल किया है, हमने कितना सेल किया? 170 थी, इसमें 30% हम लोग एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए। तो 173 का 30% करो, मतलब 51,900 का सेल्स हम लोग किस वजह से कर पाए? एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए। इंटू जीपी एट कितना है? 10%। मतलब 51,900 का वो सेल्स है जो हम लोग एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए, और इंटू ये कर लिए। अब नंबर सी में आएंगे। एडिशनल एक्सपेंस इंटू नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। यानी एडिशनल कितना है? 20,000 इंटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यहाँ पे था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 52,900, 52,900 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। देखो नेट प्रॉफिट प्लस टोटल नहीं है, हाँ या ना? इसको थोड़ा समझा देती हूँ, यहाँ पे अनइंश्योर्ड है। मेरे को एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का वैल्यू मेरे को पता है, पर इंश्योर्ड नहीं, टोटल चाहिए दीदी। तो एक काम करते हैं ना, अगर हम लोग प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कर ले, तब ये हो जाएगा ना नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, हाँ या ना? ओके, 20,000 इंटू 52,900 डिवाइडेड बाय, अच्छा नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस मेरे को पता है कितना है, ये 52,900, ठीक है। और इन अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 2,100, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। 20,000 इंटू 52,900 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, 52,900 प्लस 2,100, 55,000। अब सॉल्व करो। 20,000 इंटू 52,900 डिवाइडेड बाई 55, 190, 19,20,6। एक बार फिर कर लो। 20,000 इंटू 52,900 डिवाइडेड बाई 55, 19,23, 19,23,6, ठीक है। आने, अब सबसे छोटा जो होगा उतना ही इंश्योरेंस कंपनी अपने को अलाउ करेगा। एक है 20,000
एक है 5190 और एक है 1926, 19236। तो एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस हो जाएगा कितना, जो होता है 5190। अब हम लोग एक्चुअल लॉस निकालेंगे। जीपी लॉस्ट प्लस एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्ज। जीपी लॉस कितना था? जीपी लॉस है 1905। ठीक है, एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस कितना है? 5190। और सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है 2000। सॉल्व करके निकल जाएगा एक्चुअल लॉस। ठीक है, एक्चुअल लॉस निकल गया। अब यहाँ पे आते हैं। एक्चुअल लॉस कितना आया है? 5095। 5095, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी पता है क्या करेगा? इस दिन आपने पॉलिसी तो ठीक है 40 का लिया, क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कितना होता है इस दिन। जैसे स्टॉक में क्या था कि इस दिन स्टॉक कितना है उसके बेसिस पे वो देखते थे कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का। अब क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट का सम है तो वो लोग ये देखेंगे इस दिन आपका कितना प्रॉफिट है, ठीक है या नहीं। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इस दिन का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मेरे को यहाँ तक का सेल लेना होगा, हाँ या ना, और सेल भी 12 महीने का। सेल ऑफ 12 मंथ अप टू 10/3/26 का, ठीक है या नहीं। और क्योंकि इसमें 15% का ट्रेंड है तो प्लस 15% भी करना होगा, ठीक है। और कल सिर्फ सेल कोई काम का नहीं है, इन शॉर्ट जीपी एट अपने को करना है, ठीक है। ये करेंगे तो अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ तक का सेल। इसमें ट्रेंड ऐड करना है, टोटल सेल आ जाएगा इनटू जीपी एट मेरे को करना है। अच्छा, मेरे को 10/3/26 तक का 12 महीने का सेल्स चाहिए। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। इसको मैं हटा देती हूँ। चलो हटाओ इसको। एक मिनट। शिट, नहीं होगा, सब ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। मेरे को सेल कहाँ से चाहिए? मेरे को 12 महीने का सेल चाहिए अप टू 10/3/26। तो मेरे को 10/3/26 तक का सेल चाहिए, ठीक है। 12 महीने का, 12 महीने का मतलब 10/3/25 से 10/3/26 तक का मेरे को सेल चाहिए, ठीक है। यहां से यहां तक का चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आओ। 10/3/25 या 11/3/25, बात एक ही है। 10/3/25 से 31/3/25 तक का है, ठीक है। 31/3/25 तक का मेरे पास आ गया सेल। ये देखो 10 थी या 11/3/25 से 31/3/25 तक का है जो कि है 25,000। तो अब अपने को नेक्स्ट कहाँ से चाहिए? 14/25 से चाहिए, हाँ या ना। ये देखो 14/25 से, एक मिनट, ये देखो 14/25 से 30 जून 25 का मेरे को सेल मिल जाएगा। इसको अगर आप टाइमलाइन बनाओगे तभी समझ में आएगा। 14/25 से 30 जून 25 का मिल जाएगा, जो कि कितना है 150, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ 17/25 से चाहिए, हाँ या ना।
ये देखो 1725 से भी मिल जाएगा, 1725 से 30 सितंबर 25 का मिल जाएगा जो कि है 97। अब इसमें मेरे को थोड़ा और कॉलम ऐड करना होगा लगता है। मेरे को 30 सितंबर 25 तक का सेल मिल जाएगा, जो कि कितना है। एक तो मेरे को 1425 से 30 जून 25 तक का मिल गया, ठीक है। फिर 1725 से 39 25 तक का मिल जाएगा, जो कि है 97,000, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे को 110 25 कहाँ तक का मिल जाएगा, 110 25 से 31 T 25 तक का मिल जाएगा, जो कि 157। 31 T 25 तक का मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ये 157। 157। अब नेक्स्ट देखो, अपने को 1126 से 10 T 26 का सेल्स आई है, हाँ या ना। 1126 से 10 T 26 का सेल्स चाहिए। एक बार चेक करना, 1126 से 10 T 26 का सेल नहीं है यहाँ पे। मेरे पास 1126 से लेकर 31 T 26 का सेल मिल जाएगा, जो कि है 50,000। एक मिनट, मेरे पास 1126 से लेकर मेरे पास 1126 से लेकर 31 T 26 तक का सेल मिल जाएगा। 1126 से लेकर 31 T 26 तक का सेल मिल जाएगा, जो कि कितना था, 50,000 था। ओके। पर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को तो सिर्फ 10 मार्च तक का चाहिए ना। इसका मतलब 11 मार्च से लेकर 31 T 26 तक का जो भी सेल है, वो मेरे को हटाना होगा, हाँ या ना। वो मेरे को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है या नहीं। तब जाके मेरे को यहाँ का सेल मिल जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम। मेरे को 11 T 26 से 31 T 26 का सेल हटाना होगा 150 से, तब मेरे को यहाँ का सेल मिल जाएगा। अब 11 T 26 से 31 T 26 का सेल है 10,000। 11 T 26 से 31 T 26 का सेल है 10,000, ठीक है या नहीं। तो 50 से 10 हटा दो, 40, तो यहाँ का सेल कितना हो गया, 40। इसमें कोई प्रॉब्लम। यहाँ का सेल कितना हो गया, 40। एक 40 लेना है, 157 लेना है, 97 लेना है, 50 लेना है, और 25 लेना है। इतना ही लेना है, ठीक है। अच्छा, एक बार कैलकुलेट करो तो कितना होगा, 25,000। 25,000 प्लस 150 प्लस 97, 25 प्लस 150 प्लस 97, 157, 157, 40,000, ठीक है। यहाँ तक का तो ही लेना है, 10 थ्री तक का, तो 469 हो रहा है, ठीक है। तो सेल कितना हो रहा है, एक मिनट, सेल हो रहा है 469, ठीक है। अब 15% मेरे को ऐड करना है। और GP8 कितना था, GP8 था 10% करके। तो सॉल्व करके कितना आएगा, 469 का प्लस 15%, तो 539 350, इसका इंटू 10%, तो आएगा 53 93 5, 53
93.5, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है? 53,93.5। ये लोग बोलेंगे कि पॉलिसी आपने 40,000 का लिया है पर प्रॉफिट आपका 53,000 समथिंग होता है। अगर आपका प्रॉफिट 53,000 समथिंग का होता है तो आपको प्रॉफिट पॉलिसी भी उतने का ही लेना था। क्योंकि प्रॉफिट पॉलिसी कम लिया है यहाँ पे हमने, तो इंश्योरेंस कंपनी भी हमको कम कंपेंसेट करेगा। ये पॉलिसी वैल्यू 40 है, तो ये डॉट 40 पता है कब देगा? जब अपने को डॉट 53,93.5 का नुकसान होगा। जब डॉट 53,93.5 का नुकसान होगा तब ये लोग मेरे को डॉट 40,000 देंगे। पर अभी तो फिलहाल नुकसान 5095 का हुआ है, तो फिर इस हिसाब से कितना क्लेम मिलेगा? 40 डिवाइडेड बाई 53,93.5 इंटू 5095, ठीक है। कितना होगा? 40,000 डिवाइडेड बाई 53,93.5 इंटू 5095। 0.6 है, +1 कर लो, 3779। 3779। क्लेम कितने का मिलेगा अपने को? 3779। अब हम लोग जानते हैं कि इसी प्रॉफिट को क्या कहते हैं? इंश्योरेबल वैल्यू, ठीक है। और इस प्रॉफिट को कहते हैं इंश्योरेबल वैल्यू, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे हम लोग, इस पूरे को उठा के कॉपी करेंगे, और ये हो जाएगा मेरा स्टेप 7। एंड देन फिर अपने को क्लेम निकालना है। स्टेप 8 होगा क्लेम। क्लेम कैसे निकलेगा ये देखो, ये कैलकुलेशन को मैं उठा के कॉपी कर रही हूँ। 40,000 क्या था? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई ये क्या था? इंश्योरेबल वैल्यू इनटू एक्चुअल लॉस। ये चैप्टर फाइनली हुआ कंप्लीट। अगर कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर लेना।